टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर को आज अंडरस्टैंड करते हैं। जो एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, एक तो जो एटम है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो इसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर पाथवेज प्रेजेंट होते हैं इसके सराउंडिंग में, जिनको शेल्स कहते हैं। शेल्स और एनर्जी लेवल्स, शेल्स और एनर्जी लेवल्स, ये जो सर्कुलर पाथवेज प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उनको शेल्स और एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं शेल्स के ऊपर। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किधर? शेल्स के ऊपर। एनर्जी लेवल और शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वी नो दैट के जो एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटम के शेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखती जाऊँगी मैं साथ में। पहला पार्ट जो है किसी भी एटम का, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। Nucleus of an atom contains proton and neutrons। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अब जो प्रोटॉन होता है इट हैज़, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैं इसी के अंदर ले रही हूँ। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है? इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, और ये भी कह सकती हूँ कि न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है किसी एटम के अंदर वो है शेल्स और एनर्जी लेवल्स। शेल्स और एनर्जी लेवल्स ये क्या होते हैं? ये सर्कुलर पाथवेज होते हैं किसी भी एटम के अंदर। जो शेल्स और एनर्जी लेवल्स होते हैं, दीज आर द सर्कुलर पाथवेज in which electrons revolve around the nucleus। ये वो सर्कुलर पाथवेज होते हैं जिनके जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज सर्कुलर पाथवेज और एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्विंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ठीक है, शेल्स जो हैं या एनर्जी लेवल्स जो हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेल नंबर 1 है तो मैं कहती हूँ कि N1। ठीक है, N2 मतलब कि N क्या है? शेल है। शेल नंबर कौन सा है? 2। इसी तरह N3, N4। ठीक है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल को या एनर्जी लेवल को, और ये उसका आगे नंबर है। यहाँ पर अगर मैं इसके एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर इसको शो करूँ तो ये जो फर्स्ट शेल है इसको मैं लिखूँगी N1, ये सेकंड शेल है तो N2, ये थर्ड शेल है तो N3, ये फोर्थ है तो N4।
इस तरह मैंने लिख दिया कि ये शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है और शेल नंबर 4 है। अब ये जो शेल्स हैं इनके नेम्स हैं, ठीक है, इन शेल्स के नेम्स हैं और वो ये जो हैं मेन शेल्स हैं, ठीक है। इनके फर्दर डिवीजन भी हुई है जिनको सब शेल्स कहते हैं, इनकी सब शेल्स में भी डिवीजन हुई है। अब जो मेन शेल्स हैं, मेन शेल जो हैं उनके जो नेम हैं दैट इज़ KLMN, ये मेन शेल्स के नेम हैं। और जो इन मेन शेल्स के फर्दर आगे सब शेल्स हैं, सब शेल्स जो हैं इन मेन शेल्स के अंदर वाले जो शेल्स हैं उनके नेम हैं SPDF, ठीक है। ये मेन शेल्स हैं और ये सब शेल्स हैं। अब इनको यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो N1 है, शेल नंबर जो 1 है, इसका जो नेम है दैट इज़ K शेल, इसको K शेल कहते हैं। N2 जो है इसका नेम है L शेल, इसको L शेल कहते हैं। N3 का जो नेम है इट इज़ M शेल, इसको M शेल कहते हैं। और N4 जो है इट इज़ कॉल्ड एज N शेल, ठीक है। ये इसके नेम्स हैं। अब ये जो नेम्स लिखे हैं मैंने इन शेल्स के, ये इनके मेन शेल्स हैं, ठीक है। अब इनके भी फर्दर सब शेल्स हैं। जो K शेल है इसके अंदर एक ही शेल है दैट इज़ S सब शेल, ठीक है, उसका नेम है S सब शेल। और जो L है ये सेकंड शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल हैं दैट इज़ S और P सब शेल हैं इसके अंदर। अब M जो है इट इज़ थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल जो है इसके अंदर 3 सब शेल होते हैं, एक S सब शेल है, P सब शेल है और D सब शेल है। इसी तरह जो फोर्थ शेल है दैट इज़ N शेल, और N शेल के अंदर 4 सब शेल होते हैं, एक S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है और F सब शेल है। अब हमने ये देखा है कि जो N है ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल के, शेल का नंबर कौन सा है। यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं KLMN ये क्या हैं, नेम्स हैं शेल के, और ये मेन शेल हैं, ये मेन शेल के नेम्स हैं, ठीक है। और ये जो SPDF ये जो हैं ये क्या है, सब शेल्स हैं, ये सब शेल्स के नेम हैं। अब हमने ये देखा कि नंबर वाइज हमने देखा जो शेल नंबर 1 है उसके अंदर जो शेल नंबर 1 जो है उसका नेम क्या है, उसका नेम है K शेल, और ये नंबर 1 पर प्रेजेंट है तो इसके अंदर एक ही सब शेल प्रेजेंट है। इसी तरह हमने ये देखा कि शेल नंबर 2 जो है उसका नेम है L शेल, और क्योंकि ये दूसरे नंबर पर प्रेजेंट है तो इसके अंदर 2 ही सब शेल हैं दैट इज़ S एंड P। फिर हमने देखा कि शेल नंबर 3 जो है उसका नेम है M शेल, और इसके अंदर 3 सब शेल प्रेजेंट है, उसके नंबर जितने उसके नंबर हैं उतने ही उसके अंदर सब शेल प्रेजेंट है। इसी तरह शेल नंबर 4 हमने देखा इसका नेम है N शेल, और इसके अंदर 4 सब शेल प्रेजेंट हैं। उसका क्योंकि वो 4th नंबर पर प्रेजेंट है उसके अंदर 4 ही सब शेल प्रेजेंट है, तो इनके नंबर वाइज ही इनके अंदर सब शेल्स भी प्रेजेंट है। हमने देख लिया कि उसके मेन शेल्स के नेम भी देख लिए, सब शेल्स के नेम भी देख लिए। हमने ये देखा है कि जो शेल नंबर 1 है उसको K शेल कहते हैं और उसके अंदर एक ही शेल प्रेजेंट होता है जिसको S शेल कहते हैं। अब ये जो S शेल्स है इसके साथ लगेगा 1S, क्योंकि ये शेल नंबर 1 पर के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम 1 के साथ लिखेंगे कि ये 1S है। 1S मतलब कि ये शेल नंबर 1 जो है दैट इज़ K शेल उसका सब शेल है, तो इससे पता चल जाएगा। इसी तरह अगर हम शेल नंबर 2 की बात करते हैं दैट इज़ L शेल, तो इसके अंदर 2 सब शेल प्रेजेंट होते हैं, तो हम इन दोनों सब शेल्स के साथ 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2S और 2P लगाएंगे। इसी तरह ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल जो है M शेल है उसके फर्दर सब शेल्स हैं, तो इनके साथ हम 3S लगाएंगे, 3P लगाएंगे और 3D, इन सब के साथ 3 लगाएंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये शेल नंबर 3 का सब शेल है। इसी तरह हम शेल नंबर 4 जो है उसके सब शेल के साथ 4 लगाते जाएंगे, इस तरह 4S, 4P, 4D, 4F, क्योंकि ये शेल नंबर 4 को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर एक शेल है, और उसके बाद दूसरे के अंदर 2 हैं, तीसरा है तो उसके अंदर 3 है और चौथा है उसके अंदर 4 हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि ये जो शेल्स होते हैं, शेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
वो कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। अब जो शेल नंबर 1 है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट शेल नंबर 2 है तो शेल नंबर 2 के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। शेल नंबर 3 के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये शेल नंबर 4 है इसके ऊपर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट शेल है तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सेकंड है तो उसके ऊपर 8 हैं। अब हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम पता चलेगा हमें कि इतने इलेक्ट्रॉन इस शेल के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2n और n का स्क्वायर है, ये 2n स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है जिससे हम किसी भी जो शेल है उसके कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस फार्मूले के अंदर पुट करके। अब n क्या करता है, n नंबर ऑफ़ शेल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने सबसे पहले बताया था कि n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ शेल, कि किस नंबर का ये शेल है, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है या 3 है। अब यहाँ पर अगर हम n1 ले रहे हैं, शेल नंबर 1 ले रहे हैं, तो इसको अगर हम इस फार्मूले के अंदर पुट करें, ये 2 है और 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, इसका आंसर जो आया 2। तो हमें पता है कि शेल नंबर जो 1 है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पर शेल नंबर 2 की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। तो यहाँ पर अगर हम लिख दूँ 2 × 4, ठीक है, क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर लिया वो 4 आया। अब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब ये है कि शेल नंबर 2 के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह अब आगे करते जाते हैं। शेल नंबर 3 है, इसको लिखती हूँ शेल नंबर 3 को, इसमें 2, यहाँ पर शेल का नंबर लिख दिया कि शेल नंबर 3 है, इसका फिर स्क्वायर लेना है, ठीक है। इसका स्क्वायर लेना है कि 2 एज इट इज़ आ गया और हमने 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर का आया 9, 3 का स्क्वायर आया 9। अब 9 2s कितने होते हैं, 9 2s होते हैं 18, ठीक है। तो यहाँ कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेल नंबर 3 के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह आप शेल नंबर 4 का लेते हैं, n = 4, यहाँ पर ले रही हूँ 2 और यहाँ पर शेल नंबर 4, शेल नंबर 4 है और 4 का हमने स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16, 2 × 16। अब 2 को 16 पर मल्टीप्लाई करें तो आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए शेल नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। इस तरह इस फार्मूले की हेल्प से हमने ये कैलकुलेट करना है कि शेल नंबर 1 है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, शेल नंबर 2 है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और शेल नंबर 3 या 4 है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, दैट इज़ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स वो रीजन्स होते हैं जिनके ऊपर जो सब शेल्स के ऊपर वो रीजन्स होते हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। द रीजन्स ऑफ सब शेल्स के रीजन्स होते हैं, सब शेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम होती है, कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उन शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के ऊपर कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं।
इनको फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे भी कहते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथवेज। सर्कुलर पाथवेज इसलिए क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिक्स्ड यहाँ पर जो रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए वो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे भी कहते हैं। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर भी मूव करते हैं और हायर से लोअर पर भी मूव करते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ये लोअर एनर्जी लेवल है, जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट लेवल होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो लो होती है, इसलिए उसको लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं। और जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, वो हायर एनर्जी लेवल पर जाता है। जब न्यूक्लियस एक्साइट होता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, जब वो लो होता है उसकी जो एनर्जी है वो रिमूव होती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है। और जब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो तब उसके अंदर से लाइट एमिट होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स चेंज एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी लेवल्स को कैसे चेंज करते हैं, लो से हाई एनर्जी लेवल पर कैसे जाते हैं। इसका आंसर ये है, एन इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल व्हेन एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन तब जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल पर जब वो एक्साइटेड होगा, और वो एक्साइटेड कैसे होगा, व्हेन एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी। या तो वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से एक्साइटेड होगा, जैसे कि लार्ज हीट सच एज लार्ज हीट, और या फिर वो किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होने की वजह से एक्साइटेड होगा और वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल के ऊपर जो हैं अपने एनर्जी लेवल्स को चेंज करते हैं। तो टुडे आवर लेक्चर वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।